दिसंबर 12। उसे मरना पड़ा था उम्मे हानम के लिए। काश वो आरजे ही रहता तो अच्छा था। काश उसे उम्मे हानम कभी न मिलती। वो बड़बड़ाते हुए चला गया, पर वो नहीं जानता था अपने पीछे एक लड़की को किस आग में धकेल गया था। वो कितने ही पल बुत की मारिन वहां खड़ी रही, और जब होश आया तो अब्दुल के पीछे भागी। एक्सक्यूज मी, सुनो। अरे रुको, तुम उन्हें जानते हो? तुम आरजे को कैसे जानते हो? वो उसके पीछे भाग रही थी। वो खुद नहीं जानती थी वो ऐसा क्यों कर रही थी। कोई और जगह होती तो सब उसे पागल समझते, पर यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स से गौर नहीं किया था। एक दो ने हैरत से उसे देखा और फिर वो वापस अपने कामों में मगन हो गए। ये कौन सा पहली बार था जब कोई लड़की अब्दुल के पीछे भागी थी। ये तो रोज़ का काम था। अलबत्ता ये बात अलग थी कि उसके पीछे भागने वाली ज़्यादातर लड़कियां उसे गालियां ही देती थीं। अब्दुल उसकी आवाज़ सुन चुका था और वो बिना देखे तेज तेज चलने लगा। ईमान के करीब आती आवाज़ों के साथ साथ उसका तेज चलना दौड़ में बदल गया, और चंद ही लम्हों में वो उसकी नज़रों और पहुंच दोनों से दूर जा चुका था। ईमान थक कर रुक गई। वो बुरी तरह से हाँप रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो अब्दुल के पीछे भाग रही थी तो शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। उसका शिफाफ चेहरा सुर्ख पड़ गया था और स्याह आंखों में गुस्सा ही गुस्सा था। मनूस इंसान, नहीं बताना तो पूछा क्यों? वो बड़बड़ाती वापस पलट गई। उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। किसी भी कहानी में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो सामने खेल रहे होते हैं, जबकि एक ऐसा किरदार होता है जो सबको खेलने पर मजबूर कर रहा होता है। यूं कह लीजिएगा कि पूरी गेम उसी की बनाई होती है, और इस कहानी का मास्टरमाइंड वो था जिसे कोई नहीं जानता था। और वो इस वक्त गहरे भूरे रंग की हुडी पहने, भूरे रंग का कॉफ़ी मग हाथ में थामे अपने स्टडी रूम की खिड़की में खड़ा था। यहाँ की हर चीज़ गहरे भूरे और स्याह रंग की थी, यहाँ तक कि उसकी कॉफ़ी के मग से उठता वो धुआं भी। उसका लैपटॉप पीछे मेज़ पर रखा था, जिस पर एमा और मासील की वो तस्वीरें जगमग कर रही थीं जो आज ही उसे मौसूल हुई थीं। तस्वीरें दूर से ली गई थीं। एमा का चेहरा वासिया नहीं था, अलबत्ता मासील वासिया नजर आ रहा था। उसकी आंखों की वो चमक और चेहरे की मुस्कान उन तस्वीरों में भी वासिया थी। औरत वो हथियार है जिससे किसी भी मर्द को हराया जा सकता है। वो इतना तो जान गया था कि मासील उस लड़की में किस कदर दिलचस्पी ले रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के लिए इस कदर संजीदा हुआ था, और वो ये भी जान गया था कि उस लड़की के जरिए वो मासील को बदल सकता था। आखिर मुझे वो हथियार मिल ही गया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उसके लबों के कोने धीरे से फैले। उस धीमी मुस्कान के साथ एक तेज चमक उसकी आंखों में उभरी थी। वो पुरजोश था। वो जानता था वो सब ठीक करने की सलाहियत रखता था, लेकिन इस वक्त वो नहीं जानता वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गेम खेलने जा रहा था। और वो ये भी नहीं जानता था कि इस गेम में कितनी जिंदगियां दांव पर लगने वाली थीं। और वो ये भी नहीं जानता था कि इस गेम की रानी किससे मिलने वाली थी। और वो ये भी नहीं जानता वो किसी को मौत की नज़र करने वाला था। कोर्स खत्म होने में एक महीना रह गया था। एमा तेज़ी से अपना काम कर रही थी। पिछले दिनों स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ था जो मुजस्मागिरी की चंद असूलों पर मुश्तमिल था, और रिजल्ट की लिस्ट बनाने में मसरूफ थी। वो जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन इस आखिरी महीने में उसे अपने लिए एक नई जॉब तलाश करनी थी, क्योंकि मासिल का सामना करना उसके बस में नहीं था। इस वक्त भी उसके हाथ तेज़ी से लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रहे थे। उसके जहन में अक्सर मासिल के जुमले गूंजते रहते थे। जैसे वो लिस्ट मुकम्मल कर चुकी तो उससे थक कर कुर्सी से पुश्ती खा ली। उसे कंधे थकन की वजह से दर्द कर रहे थे और आंखों में अलग सी जलन थी। वो रात को भी ठीक से नहीं सो पाई थी। रात को भी मासिल की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो आंखें बंद किए चंद पल यूं ही बैठी रही। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक से चौंक कर सीधी हुई, देखा तो सामने ही मार्था, जो मासिल की असिस्टेंट और सेक्रेटरी थी, वो हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। एमा को हैरानी हुई। ये मिस्टर मासिल ने आपके लिए भिजवाया है। मार्था ने चाय की ट्रे उसके सामने मेज पर रखी और बिना उसका जवाब सुने उल्टे कदमों वापस पलट गई। उसका चेहरा सपाट था। वह एमा को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। एमा ने गहरा सांस लेते ट्रे की जानिब देखा, जिसमें एक जानिब कुछ पेस्ट्रियाँ रखी थीं, एक चाय का कप और साथ में दर्द के लिए दवा। वो होले से मुस्कुरा दी। ये पहली बार हुआ था जब वो मासिल की वजह से मुस्कुराई थी। जाने वो कैसे जान गया था कि इस वक्त उसे इन तीन चीज़ों की तलब थी। वो उससे एक पेस्ट्री उठाई और मुंह में डालने लगी। फिर वो रुक गई। अथम को कैसे पता चला कि मुझे पेस्ट्री पसंद है? उससे सोचा, है जो भी है, अभी तो मुझे खाना चाहिए। फिर उससे सर झटक कर पेस्ट्री खाई, पेन किलर ली और फिर सुकून से चाय पी। उसकी कुछ देर बाद उसे अपना आप एक्टिव लगने लगा।
उसने वक्त देखा तो असर की नमाज का वक्त था। उठी, उसने वज़ू किया और दराज से अपना छोटा सा जाए नमाज निकाला जो उसे यहाँ ला कर रखा था। वो 5 वक्त की नमाज की पाबंद नहीं थी, लेकिन वो कोशिश करती थी नमाज लाजमी पढ़े, और अक्सर वो असर की नमाज यहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, और इस वक्त भी वो अपनी नमाज से मशगूल हो चुकी थी। लॉस एरानिया। रात की इस पहर ठंडी हवाएं फरहत बख्श रही थीं। अब्दुल अपने दोस्त जॉन के साथ अपनी पसंदीदा बीच पर बैठा वक्त गुजारी कर रहा था। वो दोनों इस वक्त साले समंदर के किनारे बड़े छोटे पत्थरों पर बैठे सामने उठती समंदर की लहरों को देख रहे थे। समंदर की लहरें दूर से उछलती उन तक आती और फिर पत्थरों से टकराकर वापस पलट जाती। ये मंजर इस कदर दिलकश था कि अब्दुल रात का बेशतर हिस्सा लास अरेनास बीच पर गुजारता था। उसे लहरों का शोर बहुत पसंद था। अगर बात की जाए लास अरीना की, तो ये वेलेंसिया के साले समंदर का आगाज था, जो मरकज़ के करीब तरीन और समंदर किनारे जिंदगी का मरकजी नुक्ता था। होटलों और चावलों की रेस्टोरेंट की मदद से ये एक जानदार मसरूफ पट्टी है, जो मौसमी गर्मा की रात की जिंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा सून थी। लास अरीना एक वसी रतीला हिस्सा था, जो बहरे रोम की तरफ आहिस्ता से डूबता था। गर्मियों में साहिल के किनारे वाले रेस्टोरेंट पाइला पायू एक क्लासिक हिस्पानी चावलों की डिश, जिसे चावल, ज़ाफ़रान, सब्जियों, चिकन और समुद्री गज़ा से बनाकर एक पैन में पकाकर पेश किया जाता है, के ढेर लगाते थे। फजर तक नाइट क्लब डाइनर्स पार्टी करते और पैरमिड के पीछे होटल सायराइन से भरे रहते होते। यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट्स, सन लाउंजेस और बाहर साहिल के किनारे आसानी से मिल जाते थे। उसके साथ साथ लास अरीना के पीछे एक पुरकशिश फिशिंग ब्यूरो, जिसमें खूबसूरत टाइल्ड इमारतें, एक राइस म्यूजियम और कुछ बेहतरीन बैक स्ट्रीट थापास बार्स थे। बिल्कुल जनूब में मजीद मरीना, जबकि शुमाल में मालोरोआ सा बीच था और उसके दरमियान लास अरीना था। लॉस अरीना जितना भी खूबसूरत सही, पर अब्दुल की गिटार की धुनें यहाँ अजीब रंग बिखेरती थीं। जिंदगी जैसे जाग पड़ती थी। वो अक्सर रात को अपने दोस्तों के साथ अपना गिटार थामे यहाँ आ जाता। कभी वो और जॉन अकेले आते। उसकी जॉन से बाकी की निस्बत ज़्यादा दोस्ती अच्छी थी। इस वक्त भी वो एक खाकी रंग की कॉटन की ढीली डाली शर्ट पहने हुए था, जिसके सामने के बटन खुले हुए थे। बिना आसीनों की शर्ट से उसके टैटू वाले बाजू नुमाया थे। ऐसा ही कुछ हुलिया जॉन का भी था, बस फर्क ये था कि उसके बाल छोटे थे और अब्दुल की तरह छोटी सी पोनी में कैद नहीं थे, जिसकी चंद लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थीं। वो आंखें बंद किए कोई नई धुन बनाने की कोशिश में था। रात के इस बहर सया बादल कहीं दूर से नुमादार हो रहे थे। समंदर के आखिर तक देखा जाता तो लगता था जैसे वो बादल पानी से उभर रहे हों। दूर कहीं बिजली चमक रही थी। जब जॉन ने उससे अचानक पूछा, तुम उस लड़की को जानते हो? किस लड़की को? अब्दुल ने बंद आंखों से पूछा। वो ही जो आज तुम्हारे पीछे भाग रही थी। मुश्किल सा नाम था उसका, ईमान। जॉन ने ईमान का नाम तरोड़ मरोड़ कर पेश किया। ईमान नाम है उसका। हाँ वही। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अभी भी गिटार की तारों को होले होले छेड़ रहा था। मैंने तुम्हें 3 बार उसके साथ देखा है। जॉन ने अपना छोटा सा पत्थर पूरी कुव्वत से हाथ घुमाकर पानी में फेंका और फिर बन में सुकेड़ कर अब्दुल को देखा। उसके चेहरे से उसके तासुरात जांचना चाहता था, पर रात की स्याही में अब्दुल के जज्बात उस पर हया ना हो पाए। लड़कियों से मेरी कुछ हास नहीं बनती, तुम जानते हो जॉन। उसका हाथ अब जिस तेजी से गिटार की तारों पर घूम रहा था, उसी तेजी से उससे गर्दन हिलाते जवाब दिया। इसीलिए तो पूछा है, तुम्हारी उससे कैसे बन गई? इडियट, ऐसा कुछ नहीं है। अब्दुल ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ओके, थैंक गॉड। जॉन ने सीने में रुका हुआ सांस फिजा में खारिज किया। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि अब्दुल का हाथ साकित हुआ। उससे झट से आंखें खुली। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब्दुल का लहजा सर्द था। उसके कुछ अंदेशे भी थे। जॉन उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसे अब्दुल की नसें अपने जिस्म में गुस्सी महसूस हो रही थीं। वो दोनों कभी कभार ही संजीदा होते थे और इस वक्त अब्दुल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो दरअसल सब सोच रहे थे कि उस नई लड़की के साथ कोई प्रैंक किया जाए। सबको लगता है वो थोड़ी अलग है, तो उसे डराने में मजा। क्या बकवास कर रहे हो? अब्दुल एक झटके से उठ खड़ा हुआ। रिलैक्स अब्दुल, जस्ट प्रैंक। जॉन ने उसे पुरसुकून करना चाहा।
वो इसीलिए अब्दुल से बार बार पूछ रहा था कि वो लड़की उसकी क्या लगती थी, ताकि पूरी तसल्ली से उसे अपना शिकार बना सकें। क्या करने वाले हैं वो सब? अब्दुल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ईमान उसकी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन वो नहीं चाहता था ईमान उसके दोस्तों के प्रैंक का शिकार हो, क्योंकि अच्छा भला इंसान उनके जाल में फंस जाता था। रईसा हॉल की लाइब्रेरी। जॉन इतना ही कह पाया था कि अब्दुल अपना गिटार वहीं छोड़कर सरपट भागा। बादल जोर से गरजे। जो बिजली दूर चमक रही थी वो अब उनके सर पर पहुंच चुकी थी। जॉन जानता था बारिश होने वाली थी। वो ये भी जानता था ये पहली बार नहीं था, पर अब्दुल का रवैया उसकी समझ से बाहर था। जाने ईमान के साथ क्या होने वाला था, और जाने अब्दुल उन सब के साथ क्या करने वाला था। मासील जब क्लास लेकर एमा के ऑफिस आया तो क्लास डोर से ही वो उसे नमाज पढ़ती नजर आई। उसके कदम वहीं रुक गए। जब वो उसे नमाज पढ़ती नजर आई थी तब मासील को अपने अंदर कुछ चलता महसूस होता था। उसे लगता था एमा का नमाज पढ़ना एमा को उससे दूर ले जाता था। उसे अपने और एमा के दरमियान सदियों का फासला नजर आता था। वो आज सुरमाई रंग की जैकेट पहने हुए था। उसके घने बाल आज जल से सेट नहीं थे, बल्कि वो बिखरे हुए थे। वो अब दुआ मांग रही थी और उसकी नज़रें एमा पर जमी थी। वो वहाँ से वापस पलटा और पूल के पास जाकर खड़ा हो गया, जिसमें रंग बिरंगे पतंगें हर वक्त तैरती रहती थीं। वो वहाँ रखे बेंच पर आकर बैठ गया। एमा ने दुआ मांगने के बाद जाए नमाज वापस रखा और अपनी चीज़ें समेटकर ऑफिस से बाहर निकल आई। उसके जाने का टाइम भी हो चुका था। वो रिजल्ट की लिस्ट बनाकर मासिल को ईमेल कर चुकी थी। अब वो फ्री थी, यानी जा सकती थी। लेकिन उससे मासिल को वापस पलटते देख लिया था। यकीनन उससे कोई बात करनी थी। वो अपना बैग थामती उस तक आई और फिर बेंच के दूसरे कोने पर बैठ गई। कोई काम था आपको? उससे सवाल किया। तुम नमाज मत पढ़ा करो। मासिल की बात सुनकर एमा ने झटके से उसकी जानिब देखा। मासिल की नज़रें सामने पूल में तैरती बतुओं पर जमी थी। उसका चेहरा सपाट था। एमा को समझ नहीं आया था ये उसका हुक्म था या उससे इल्तिजा की थी। क्यों ना पढ़ूं? उससे नम लहजे में पूछा। वो जानना चाहती थी उस शख्स के जहन में क्या चल रहा था। जब भी तुम नमाज पढ़ती हो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा वजूद तुम्हारे और मेरे दरमियान आकर खड़ा हो गया हो। मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें मुझसे दूर खींच रही हो। उसकी नज़रें अभी भी पूल पर थीं। वो एमा की जाने देखने से गुरेज कर रहा था। अधम, आपके और मेरे दरमियान खुदा है, वही खुदा जिससे आप मानते नहीं। एमा ने होली से जवाब दिया। पर क्यों है वो? उसे मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं आना चाहिए। वो दबे दबे लहजे में चिल्लाया। एमा ने बेबसी से उसे देखा। अपनी दाई जानी बैठा वो शख्स उसे कभी भी समझ नहीं आया था। मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। उठ खड़ी हुई। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? उसकी जानी मुड़ा। एमा की नजरें उससे टकराईं। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ वैसा ही जो परसों पहले सईद हवेली के बंद कमरे में खड़े दो वजूद में से एक ही आंखों में था, जब उसने दूसरे से सवाल किया था। तुम्हारे मजहब में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? नमाज ना पढ़ना, राइट? सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, एमा ने जवाब दिया। और नमाज ना पढ़ने पर सजा होगी, राइट? आप जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम सिर्फ सजा से बचने के लिए नमाज पढ़ती हो क्योंकि तुम्हें अपने खुदा से डर लगता है। मुझे उसकी इबादत करना अच्छा लगता है, ये मेरा फ़र्ज़ है। उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो एमा। उसके नज़दीक जो उसकी बात मानेगा वो बेहतर होगा, और जो नहीं माने वो उसके गज़ब का शिकार। ऐसा ही है ना? वो बरतरी के मेयार तकवा की जानिब इशारा कर रहा था। अल्लाह की मोहब्बत इंसान तब हासिल कर सकता है जब वो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़ों पर अमल करता है। उसकी मोहब्बत हासिल करता है तो उससे अल्लाह की मोहब्बत भी मिल जाती है। उसकी बात सुनकर एमा खामोश रही। वो उसे सुन रही थी। तुम कहती हो तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा है, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो नमाज ना पढ़ने पर गुस्सा क्यों होता है? मासील का सवाल सुनकर एमा साकित रह गई। उसके शफाफ चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। स्याह आंखों में बेयकीनी, हैरानी और जाने क्या क्या था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन लब फड़फड़ा कर रह गए। उसके वजूद में कपकपाहट सी शुरू हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही सवाल किसी और ने उठाया था, और किसने उठाया वो अच्छे से जानती थी। हवाओं में आज भी उसके सवालों की पेशकश सुनाई देती थी। एमा का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बस्तियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अच्छा सुनो हशाम बिन जबील, बस एक सवाल का जवाब दे जाओ। तुम कहते हो कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास इंसानों जैसे जज्बात और एहसासात नहीं, फिर तुम्हारी नमाज न पढ़ने पर वो गुस्सा क्यों होगा? सज़ा क्यों देगा? उसकी बात ना मानने पर वो इंसानों की तरह रिएक्ट क्यों करता है? उसने तुम्हें पैदा किया, वो क्रिएटर है, बहुत बड़ा है,
उसे तो इंसानों की खुशी में खुश होना चाहिए ना। फिर अगर तुम नमाज ना पढ़कर खुश हो तो उसे गुस्सा क्यों आता है? वो तो बेनियाज है ना। फिर बात ना मानने पर माँ बाप की तरह गुस्सा क्यों करता है? आखिर इंसानों जैसे जज्बात क्यों? उसके कान साई साई कर रहे थे। क्लास कब की ख़त्म हो चुकी थी। बहुत से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत से स्टूडेंट्स बड़े से गेट से बाहर निकल गए थे। उनमें चंद लड़कियां ऐसी भी थीं जो मासिल और एमा को एक साथ देखकर रुक जाती थीं। उनके चेहरे के तासुरात नागवार हो जाते थे। एमा तो जैसे खड़ी खड़ी पत्थर का बुत बन गई थी। रोज़ से भी उसे क्लास विंडो से देखा जहाँ वो मासिल के पास खड़ी थी और फिर वो होले से मुस्कुराती। क्या तुम ठीक हो? एमा के चेहरे की उड़ती रंगत देखकर मासिल झटके से खड़ा हुआ। उसे एहसास हुआ जैसे उससे कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया था या फिर कुछ गलत पूछ लिया था, पर वह एमा के अंदरूनी जज्बात से नावाकिफ था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। एमा जैसे होश में आई, उससे कुछ लबों पर जुबान फेरी। हलक में ढेरों कांटे उगाए थे। हम क्या मैं आपके सवाल का जवाब कल दे सकती हूँ? उससे अपने बैग पर गिरफ्त बढ़ाते पूछा। मासील उसे गौर से देख रहा था। वो जैसे उसका जवाब सुनते ही वहाँ से भाग जाने को तैयार थी, पर वो नहीं जानती थी जब जब वो उससे अधम पुकारती थी, मासील का दिल उसके सीने से निकलकर सामने खड़ी लड़की के कदमों में गिर जाता था। तुम क़यामत के रोज़ भी जवाब देना चाहो तो मैं तब तक भी इंतज़ार कर लूँगा। वो थोड़ा सा उसकी जानिब झुकते राजसाराना अंदाज से बोला। लबों पर मुस्कान थी। ओके थैंक यू, मुझे अब जाना है। और वही हुआ जिसका मासील को डर था। वो पलटी और भागने के अंदाज में उससे दूर होती चली गई। मासील की निगाहों ने दूर तक उसका पीछा किया, फिर उसे गहरा सांस लेकर आसमान की जानिब देखा। उसकी आंखों की चमक एक ही बात चीख चीख कर कहती थी, मैं उसे अपना बना ही लूँगा। वो जैसे ऊपर वाले को चैलेंज कर रहा था। उसे जैसे खुद पर भरोसा था। आज वो पूरी तरह से उलझी हुई थी और उसकी ये उलझन रोज से भी महसूस की थी। वो दोनों छोटे से मेज से गिर बैठी थी। रोज से भी कुछ देर पहले उसके सामने चाय का कप रखा था जो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। उसकी नसें चाय के कप से उठती भाप पर जमी थी, जबकि सहन कहीं और था। क्या हुआ, सब हैरियत है ना? हेसल आंखों वाली रोज से उससे पूछा। उसकी आवाज़ पर एमा चौंकी और रोज को दिखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि नजर हटाने को दिल नहीं करता था। उसकी हेसल आंखें, दूध रंगत और नाजुक सरापा। फिर मासील का दिल रोज पर क्यों नहीं आया? ऐसे बहुत से सवाल थे जो उसके सहन में गर्दिश करते थे। कभी कभी तो सोच सोच कर उसका सर दर्द करने लग जाता, पर वो किसी नेज पर ना पहुंच जाती। हाँ सब ठीक है। वो चाय का मग उठाती होले से मुस्कुराई, जबकि रोज गौर से उसे ही देख रही थी। उसकी आंखें उसकी थकावट बयान कर रही थीं। तुम थकती नहीं हो? रोज से अगला सवाल किया, जबकि एमा ने चाय का घूंट लेते सवालिया नजरों से उसे देखा, जैसे उसका सवाल समझना चाह रही हो। हाँ थक तो गई हूँ बहुत। वो खुद पर काबू पाते बोली। तुम थकती नहीं हो इतना मजबूत बन बन कर। और एमा जो अगला घूंट लेने जा रही थी वहीं साकित हुई। उसे हैरत से रोज को देखा। क्या कहना चाहती हो? वो उलझी। यही, ये खुद पर क्यों इतने फेरे लगाए बैठी हो? मिस्टर मासिल अच्छे इंसान है, तुम उन्हें अपनी जिंदगी में आने दो, खुद को रोको मत। वो हमेशा की तरह उसे किसी अच्छी दोस्त की तरह समझा रही थी। उसकी बात सुनकर हेमा मुस्कुरा दी और फिर अपना फ़ोन उठाकर होले से कुर्सी से उठकर बैल्कनी की जाने बढ़ गई। वो अपना चाय का मग भी ले गई थी। क्या तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी बुरी हो? तुम मेलिफिसेंट की चुड़ैल और जादूगरनी जैसी हो, जिससे अपने ही जज्बात को कैद कर रखा है। तुम हमेशा मेरी बातों को हंसी में उड़ा देती हो। वो जाने पर जोर से चिल्लाई। उसकी बात सुनकर एमा खिलखिला कर हंसी। उसके हंसने पर रोज सब गई थी और इस वक्त वो पूरे पूरे मुंह बनाकर बड़बड़ा रही थी, जबकि एमा बैल्कनी में जा चुकी थी। एमा ने चाय का मग रेलिंग पर रखा और आसमान को देखा, जहाँ सितारे जगमग कर रहे थे। मौसम खुशगवार था। उससे फ़ोन पर मिस्टर ग्रे का अकाउंट ओपन किया और तेज़ी से मैसेज टाइप करने लगी। क्या हम किसी इंसान को कभी इस बात पर कायल कर सकते हैं कि खुदा की इबादत क्यों ज़रूरी है और जज़ा और सज़ा उसके लिए क्यों रखी गई है? क्यों खुदा इंसान से अपनी अताअत चाहता है? उससे अपना सवाल छोड़ दिया था और वो जानती थी जवाब लाजमी आएगा, जल्द या बादेर। हार्ट इंसान के साथ क्या करता है? ऐसा बहुत कम होता था जब एमा मासिल की क्लास के दौरान स्टूडियो आई हो। वो अपना ज़्यादा वक्त अपने ऑफिस में गुजारती थी। वो लेक्चर स्टूडियो में तभी जाती थी जब उससे कोई काम होता था, पर आज वो अपनी मर्जी से वहाँ आई थी। सभी स्टूडेंट्स बड़े से लेक्चर स्टूडियो में अपनी अपनी नशिस्तों पर बरजुमान थे। स्टूडियो में खामोशी छाई थी। आज मासिल स्टूडेंट्स को उनके चंद सवालों के जवाब देने वाला था। उन्हें आर्ट से मुतल्लिक कुछ उलझनें थीं, कुछ परेशानियां थीं,
जिन्हें आज मासिल सुलझाने वाला था। वो स्याह पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने हुए था। लेक्चर के लिए स्टेज ऊंचा बनाया गया था। मासिल के पीछे प्रोजेक्टर ऑन था। एमा को यहाँ बैठकर पहली बार मासिल को देखते महसूस हुआ था कि लड़कियाँ उस पर क्यों फिदा थीं। इसमें कोई शक नहीं था, वो अपनी शख्सियत में एक सहर रखता था। उससे घने बाल पीछे की जानिब सेट थे, उससे बाजू के कफ मोड़कर थोड़ा ऊपर कर रखे थे, उसकी कलाइयाँ नुमाया थीं और बाईं कलाई पर बंधी घड़ी स्पॉटलाइट की रोशनी में चमक रही थी। उससे कोई भी सवाल पूछा जाता वो फ़ौरन जवाब देने के लिए हाजिर होता था। और इस वक्त भी प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद वो स्टेज के दरमियान में आकर खड़ा हो गया और फिर बोलना शुरू किया। उसके दोनों हाथ आगे की जानिब एक दूसरे को छू रहे थे, कुछ इस अंदाज में कि सिर्फ दोनों हाथों की उंगलियों की पोरें एक दूसरे को छू रही थीं। जब हमने ये कोर्स शुरू किया तब मैंने आर्ट का तारुफ किया था, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं था। आज हम आर्ट पर थोड़ा तफसील से बात करते हैं। सिर्फ मुजस्मा साजी ही आर्ट नहीं है। कुछ लोगों को आर्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें आर्ट की ज़्यादा परवाह नहीं है, हम इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आर्ट बड़ा पसंद हो। वो सांस लेने को रुका। टेक्नोलॉजी के इस दौर में वाकई लोग आराम से कह देते थे कि हमें आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। स्टूडेंट दम साधे उसे सुन रहे थे। सबके जहन में सवाल उभरा था कि कैसे, पर कोई बोला नहीं था। तभी मासिल ने हाथ पीछे बांधे और दाईं जानिब चलना शुरू किया। आर्ट का मतलब सिर्फ तस्वीरें बनाना या मुजस्मा साजी नहीं है। हर शख्स आर्टिस्ट है, हर शख्स एसेस्टेशन है। कुछ लोग गाड़ी चलाते वक्त म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं। वो जो मिसाल दे रहा था, पीछे स्क्रीन पर तस्वीरें उभर रही थीं और ये सब मार्था हैंडल कर रही थी। कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद है, जबकि कुछ लोग घर को डेकोरेट करने में दिलचस्पी रखते हैं। कुछ लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी होती है। कुछ लोग परिंदों की चहचहाहट और तुलू या गरूब आफ्ताब के मंजर से खुश हो जाते हैं। कुछ लोग अपने पसंदीदा ड्रामे के किरदारों में खो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब आर्ट है, जिसे हम किसी न किसी शक्ल में पसंद करते हैं। टॉल्स्टॉय का ख्याल है कि आर्ट बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट के नुक्ते नज़र से समझा जाता है, क्योंकि ये उसके तहलीककार के जज्बात का नतीजा है। इस नुक्ता नज़र में आर्ट अपने इस एहसास को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है, जहां अल्फाज काफ़ी नहीं होते। लेकिन आर्ट हमेशा एहसासात के राब्ते के लिए तहलीक नहीं किया जाता। कई मुफक्किरीन की नज़र में आर्टिस्ट का इरादा अहमियत रखता है, कई का ख्याल है कि नहीं, आर्ट इत्तफाकी भी हो सकता है। और इससे हमारे पास कई सवालात पैदा होते हैं। हाथी या बंदर की बनाई गई तस्वीर आर्ट हो सकती है? क्या गुलहरी के कदमों के निशान भी आर्ट हो सकते हैं? हो सकता है आप कहें कि इस सूरत में गिलहरी आर्टिस्ट नहीं, लेकिन उसकी एक्टिविटी के नतीजे में पैदा होने वाली शय आर्ट है। हर कोई टॉल्स्टॉय के आर्टिस्ट पर फोकस करने से इत्तेफाक नहीं रखता। आर्ट तो आर्ट है, बनाने वाला इतना अहम नहीं। अहम यह है कि जो चीज़ बनी है, जो आर्ट वजूद में आया है, वो हम पर किस कदर असरअंदाज होता है। वो जो दाएं बाएं चल रहा था दरमियान में आकर रुक गया। मेरे यहाँ खड़े होकर आप लोगों से आर्ट पर बात करने का मकसद भी यही था कि क्या आर्ट हम पर असरअंदाज होता है, क्योंकि हमारे एक बहुत ही मोजिज़ स्टूडेंट मिस्टर लूथर इस बात को लेकर थोड़ा परेशान है। मासिल ने स्टूडियो में बैठे स्टूडेंट्स में से एक 50 साला शख्स की तरफ इशारा किया, जिससे हाथ उठाकर तस्दीक की। मिस्टर लूथर चाहते हैं कि वो भरहना मुजस्मे बनाएं। उनका ये सालों पुराना शौक है। वो इंसानी जिस्म को बिना किसी लिबास के उसकी पूरी खूबसूरती के साथ पेश करना चाहते हैं, जबकि उनकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती। मिस्टर लूथर का कहना है कि उनकी वाइफ मजहबी है और वो मानती है कि ऐसा करना लोगों पर बुरा असर छोड़ेगा। ये अखलाकियात के खिलाफ है। तो आए हम इस पर भी बात कर लेते हैं। मासिल ने प्रोजेक्टर की जानिब इशारा किया, जिस पर एक वीडियो चल रही थी। ये वीडियो डेनमार्क के एक म्यूजियम की थी, जहाँ एवरेस्टी ने अपना काम नुमाइश के लिए रखा। उसमें गोल्डफिश पानी के बर्तन में तैर रही थी। ये बर्तन बर्की ब्लेंडर थे। एवरेस्टी ने तमाशाइयों को दावत दी कि अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो आगे बढ़कर ब्लेंडर को ऑन कर सकता है। आखिर में एक शख्स आगे बढ़ा और ब्लेंडर को ऑन कर दिया। मछली का मलीदा बन गया। ये वीडियो ऐसी थी कि एमा को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। भला कोई ऐसे कर सकता था? वीडियो ख़त्म हुई तो मासिल ने बोलना शुरू किया। ये वीडियो दरअसल एवरेस्टी की इस नुमाइश पर बनाई गई थी। कुछ देर में पुलिस आ गई और ब्लेंडर की तारें उतरवा दी गईं। म्यूजियम पर जानवरों को इज़ा देने का इल्ज़ाम लगा, जो बाद में ख़त्म हो गया। एवरेस्टी का कहना था कि उनका काम लोगों को 3 में तकसीम करने के लिए था, और यह आपको खुद आपके बारे में आगाह भी करता है। अगर आपकी ख्वाहिश बटन दबाने की है तो आप अजियत पसंद सैडिस्ट हैं। अगर ऐसी नुमाइश आपको अपसेट कर देती है
तो आप अखलाक पसंद मोरलिस्ट हैं, जबकि अगर आप सबके रद्द-ए-अमल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो फिर आप तमाशबीन वॉयर हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी का ये काम आर्ट नहीं था। आपका इस बारे में जो भी ख्याल हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम बहुत से सवाल उठाता है, आर्ट के बारे में भी और हलाकात के बारे में भी, और इस बारे में भी कि आर्ट को जज करने का मयार क्या होना चाहिए। वो सांस लेने को रुका। स्टूडियो में अजीब सा सन्नाटा था। वहाँ बैठा कोई भी शख्स इस बारे में नहीं जानता था। सबकी हालत अजीब सी थी। और इन सवालात से फिर नए सवाल निकलते हैं जो हमारे अपने बारे में हैं। आर्ट हमारे साथ क्या करता है और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या जगह और मकसद है। तभी रोज़ ने हाथ खड़ा किया। मासील खामोश हुआ और सर हिलाकर रोज़ को बोलने की इजाज़त दी। रोज़ खड़ी हो गई। मिस्टर मासील, मैंने पढ़ा है कि अफलातून आर्ट की शदीद खिलाफ था। ऐसा क्यों था? बिल्कुल ठीक कहा, अफलातून आर्ट के मुखालिफ थे। रोज़ बैठ गई जबकि मासील ने बोलना शुरू किया। उनका कहना था कि आर्ट हमारे जज्बात से खेलता है, ना कि अकल से, और अफलातून की नज़र में अकल इंसानी रूह में सबसे ऊंचा दर्जा रखती है और उसे हमेशा इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। उनके ख्याल में आर्ट एक मसला था क्योंकि हमारे जज्बाती हिस्से को नमू देता था। उनका दूसरा मसला ये था कि उनकी नज़र में आर्ट तस्वीर को असल करके दिखाने की कोशिश करता था और ऐसा करना सच की तलाश में रुकावट था। अफलातून इस बारे में इस कदर शिद्दत जज्बात रखते थे कि वो बड़े पैमाने पर सेंसरशिप और पाबंदियों के हक में थे। वह खामोश हो गया। अब उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी नज़रें स्टूडियो में बैठे स्टूडेंट्स पर जमी थी। जब उसे राजसाराना अंदाज में कहा, पता है अफलातून की ये आर्ट पर ये पाबंदियाँ क्या जाहिर करती थी? उसकी आंखों की चमक मज़ीद गहरी हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडियो की सबसे आखिर वाली एक खुली खिड़की से अंदर आने वाली धूप तेज हो गई थी। एमा ने उस खिड़की में बैठे परिंदे को उड़ते देखा। आर्ट ताकतवर है। मासिल ने सरगोशी की। वो होली से मुस्कुरा दिया। एमा के जज्बात अजीब से थे। क्या था वो शख्स? क्यों वो इतना आर्ट से जुड़ा था? तभी उसका फ़ोन थरथराया। उसके मैसेज का जवाब आ चुका था जो उससे मिस्टर ग्रे को किया था। ऐसे शख्स को कायल करना बहुत आसान है अगर हम जान लें कि वो किस चीज़ से जुड़ा है। एक लाइन का जवाब था। स्टेज पर खड़े मासिल की आंखों से ज़्यादा चमक अब एमा की आंखों में थी, जिसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं। खिड़की से दाखिल होने वाली रोशनी इतनी तेज़ हो गई कि एमा ने खिड़की से नज़रें हटाकर जब मासिल को देखा तो उसका वजूद एमा को धुंधलाया नजर आया। सफ़ेद रोशनी स्याही को बहुत जल्दी निकल लेती है। मासिल ने मज़ीद बोलना शुरू किया पर एमा का ज़हन अब कहीं और उलझा था। वो नज़रें घुमाकर पूरे स्टूडियो का जायज़ा ले रही थी, जहाँ कितने ही मुजस्मे रखे, कुछ मासिल ने बनाए थे और कुछ स्टूडेंट्स ने। उसका ज़हन अब तेज़ी से काम कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मासिल मिस्टर लूथर के सवाल के जवाब के बहुत करीब पहुंच चुका था। आर्ट के फ़लसफ़ाना सवाल पर सबसे पहले जिसने गौर किया वो अरस्तू थे। अपने उस्ताद अफलातून के बरक्स अरस्तू आर्ट के हामी थे और उसे मुफीद समझते थे। उनका कहना था कि हमारे जिस्म को जज्बात की मुकम्मल रेंज को तजर्बा करने की ज़रूरत है ताकि ये तवाज़ुन में रहे। उदासी से लेकर खुशी तक हर जज्बे की तहरीक होना हमारे लिए अहम है ताकि हम ज़िंदगी को महसूस कर सकें, और अगर ये जज्बात हमें ज़िंदगी में नहीं मिलते तो इसमें आर्ट हमारी मदद कर सकता है, और जब हम उन्हें महसूस कर लेते हैं तो फिर आखिर में हमें खुशगवार एहसास होता है जिसे अरस्तू कैथारसिस कहते थे। आप लोग कैथारसिस से तो वाकिफ़ होंगे। उसे सवाली नज़रों से स्टूडेंट्स को देखा। जहाँ खामोशी छाई थी, उसकी बातों का सहर ही कुछ ऐसा था कि जो लोग जानते थे वो भी कुछ बोल ना पाए। ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कैथारसिस एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपने दबे हुए शदीद जज्बात और एहसासात का किसी सूरत में इज़हार करके ज़हनी सुकून, तत्हीर और तजदीद हासिल करता है। अगर इंसान कैथारसिस ना करे तो उसके अंदर दबे जज्बात और एहसासात गुस्से की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर ये गुस्सा किसी भी सूरत ना निकले तो ये इंसान का खुद पर निकलता है और उसके नतीजे में इंसान किसी न किसी नफसियाती आर्जे का शिकार हो जाता है, और उसके नतीजे में इंसानी माशरे में गुस्सा, परेशानी, दुख और ज़हनी दबाव बढ़ने लगता है। मैं अपने जज्बात को मुजस्मे बनाकर कंट्रोल करता हूँ और ये बहुत अहम है। अब हम वापस चलते हैं एवर्सी के तजर्बे की तरफ। उस आर्ट वर्क ने आर्ट और अखलाकियात के ताल्लुक़ के बारे में सवाल उठाए और यहाँ पर दो बड़े मुक्तबा फ़िक्र हैं। एक ऑटोनोमस का है। उनके ख्याल में आर्ट और अखलाकियात बिल्कुल अलग मामलात हैं और आर्ट वर्क में अखलाक की अपनी छलनी को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। इस नुक्ता नज़र में एवर्सी ने कुछ गलत नहीं किया, ये आर्ट का इज़हार था। लेकिन दूसरी तरफ
एस्थेटिक मोरलिस्ट्स हैं जिनकी नज़र में आर्ट और अखलाकियात का आपस में ताल्लुक है। किसी भी गैर अखलाकी हरकत का धब्बा आर्ट को दागदार कर देता है। उनकी नज़र में एवर्सी का तस्वुर ज़बरदस्त हो सकता है, लेकिन ये हकीकत कि उसका इजहार जिस तरीके से किया गया उस पर अखलाकी लिहाज से सवाल निशान है। इसलिए ये उसकी खूबसूरती और कदर को भी दागदार करता है। आर्ट हमारे हालात को चैलेंज करता है और ये अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ की हदूद होती हैं। तो मिस्टर लूथर, मैं एक ऑटोनोमिस्ट हूँ। मुझे अखलाकियात वैसे ही नहीं पसंद। ये इंसानी जज्बात को कैद करते हैं और इसीलिए मुझे मजहबी लोग भी नहीं पसंद जो अपने जज्बात को छुपा छुपा कर रखते हैं। उन्हें उनका मज़हब जो अखलाक का दर्ज देता है ऐसा करने पर मजबूर करता है। उसका लहजा कड़वा हो गया। एमा को लगा जैसे मासिल ने उस पर तंज किया हो। अगर आपकी वाइफ आपको अपने जज्बात का इजहार करने से रोकती है तो वो गलत कर रही है। कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये बदतरीन है। अगर आप अखलाकियात पर चलने वाले हैं तो आप अपनी वाइफ की बात मान सकते हैं, लेकिन अगर आप कैथारसिस चाहते हैं जो आपको कोर और कोरस से मिलेगा तो आपको इजाज़त है। थैंक यू। वो स्टेज से उतरा और तेज तेज कदम उठाता स्टूडियो से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही स्टूडियो में शायद लिस्म टूट गया। स्टूडेंट्स की तालियां और सीटियों का शोर उठा। उसके जाने के बाद एमा की मुस्कान गहरी हो गई। उसकी नज़रें अभी भी खिड़की से अंदर दाखिल होती तेज रोशनी पर जमी थी। उसने मोबाइल को इतनी ज़ोर से थाम रखा था जैसे उसमें उसका कुल सरमाया हो। वो अब तैयार थी। हाँ, वो तैयार थी मासील के सवाल का जवाब देने के लिए। वो उसे उसके आर्ट से मात देने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज एक तो वैसे ही गला खराब चल रहा था और ऊपर से शोर भी बहुत था, तो थोड़ा सा शोर आई थिंक बैकग्राउंड में आया ज़रूर होगा, तो उससे प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आपको आज की एपिसोड आपने इन्जॉय की हो।